आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है इस जय प्रलय में। और यह पाठ कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका से लिया गया है और इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। यह एक रिपोर्टार्ज है। अब सबसे पहले हम जानेंगे रिपोर्टार्ज का अर्थ क्या होता है। रिपोर्टार्ज मूल रूप से एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है सरस एवं भावनात्मक अंकन। किस प्रकार से जो हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से अपनी अपनी बातों को, अपने शब्दों को कितना सरस और भावनात्मक रूप से उनका अंकन करते हैं। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से उसका जो ब्यौरा होता है उसको बार बार उसको रिपोर्ट को तैयार करते हैं और फिर उसका जो प्रस्तुतिकरण देते हैं उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। अब चूंकि यह एक रिपोर्टाज है तो इसमें लेखक ने सन 1975 ईस्वी में पटना में, बिहार में के पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा वर्णन किया हुआ है। तो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसमें हमें एक बाढ़ की घटना के बारे में, एक प्राकृतिक आपदा बाढ़ के बारे में हमें बताया हुआ है। इसमें लिखा है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का मतलब होता है शरण। तो ये जो कोसी, पनार, महानंदा और गंगा है ये सारी नदियों के नाम है। तो लेखक ने बताया है कि चूंकि ये घटना बिहार से संबंधित है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इसीलिए लेखक का जो गाँव है वहां पर हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण दिशा में जितनी भी नदियां हैं, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित जितने भी लोग होते हैं तो वो आकर यहाँ पर पनाह लेते हैं, मतलब यहाँ पर शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। परती का मतलब होता है वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो, मतलब जिस पर खेती ना की जाती हो। और विभीषिका का मतलब होता है उसकी भयंकरता। लेखक ने बताया है कि जब सावन भादो हिंदी महीने के महीने हैं तो सावन भादो में जब ट्रेन की खिड़कियों से देखते हैं किस प्रकार विशाल और जो सपाट परती होती है जिस पर कोई खेती नहीं होती है, तो वहां पर गाय, बैल, भैंस और बकरों के जो हजारों झुंड और उनके समूह देखकर ही लोग बाढ़ की भयंकरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ कितनी भयावक रूप से आई होगी। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। अब पर्ती क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर खेती नहीं होती, जहाँ पर ना ही किसी तरह की जमीन जो जोती बोई जाती है। किंतु 10 वर्ष की उम्र में से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। और लिखने की बात लेखक ने बताया है क्योंकि वह एक ऐसे क्षेत्र में रहते थे जहां पर बाढ़ नहीं आती थी, जहां पर पानी नहीं होता था, इसीलिए उन्हें तैरना नहीं आता था। लेकिन वो 10 वर्ष की उम्र से ही बहुत सारी समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे बॉय स्काउट में, स्वयं सेवक में और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, और साथ ही साथ रिलीफ वर्कर की हैसियत से वो समाज सेवा कर रहे हैं। और जितने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर वो कार्य कर रहे हैं, मतलब जो बाढ़ पीड़ितों के लिए किस प्रकार से उन्हें अच्छे स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना आदि। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बाढ़ के संबंध में लिखने की बात कब आई, तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब लेखक ने यहाँ पर बताया कि आखिर उन्होंने क्यों इस प्रकार से बाढ़ के बारे में लिखा है। तो हाई स्कूल में एक बार उन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था जिससे उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था, और उसके बाद धर्म युग में उन्होंने कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की एक जो पुरानी कहानी थी उसे एक नए तरीके से उसे प्रस्तुत किया था। जय गंगा जो कि 1947 में लिखी गई, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। तो इस जो पाठ के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, तो उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे हुए हैं, उनकी रचना की हुई है। इसके साथ ही साथ उनके जितने भी उपन्यास हैं तो उन्होंने कई उपन्यासों में बाढ़ का जो भी भयावह रूप होता है उसके
के कारण कितनी ज्यादा विनाश होता ही है, उसके कारण जो हमारे भारत में कितना विनाश होता है, किस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कितने परेशान हो जाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में उन्होंने काफी सारी रचनाएं की हुई हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेखक ने बताया है कि जब वो जिस गांव में रहते थे तो वहां पर उन्हें बाढ़ से चारों तरफ, जो बाढ़ का जो पानी होता है वो चारों तरफ से घेर लेता है, तो उन्हें ना ये घिरने, बहने और भसने और ना ही उन्हें बाढ़ भोगने का अनुभव कभी हुआ है। वह तो पटना में, शहर में सन 1967 में ही हुआ। जब वो पटना गए तो अब जो बिहार है वहां पर वहां अक्सर हर साल बाढ़ आती ही है। तो इसीलिए जब वह उन्होंने कभी अपने गांव में तो बाढ़ को देखा नहीं था, लेकिन जब वह 1967 में पटना गए तो वहां उन्होंने बाढ़ को देखा, बाढ़ का एक बहुत भयावह रूप देखा। जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अब जब 18 घंटे जब लगातार अविराम वृष्टि मतलब लगातार बारिश होना, तो जब 18 घंटे लगातार बारिश हुई तो उसके कारण जो पुनपुन नदी का जो पानी था वह वहां के इलाकों में राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और जो जितने भी निचले हिस्से थे तो वहां पर घुस गया। अब जो बाढ़ का पानी है वह सबसे पहले निचले हिस्सों में जाता है, उसके बाद ऊपरी हिस्सों में धीरे धीरे एकत्रित होने लगता है। लेखक ने बताया है, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। मैंने कभी बाढ़ को गांव में नहीं देखा, लेकिन एक बार जब मैं पटना गया था तब मैंने बाढ़ को देखा है और शहरी आदमी की हैसियत से ही मैंने बाढ़ को देखा है। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना और दिया सलाई का मतलब होता है माचिस की डिब्बी। तो लेखक ने बताया है कि उन्होंने पहले कभी अपने बचपन में तो बाढ़ देखी नहीं थी, लेकिन जब वो पटना गए और उन्होंने देखा वहां पर बाढ़ आने लगी और बाढ़ का पानी अब वहां पर पश्चिमी इलाके में भी वो प्रवेश करने लगा है। तो किस प्रकार से उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो फिर लेखक अपने घर में ईंधन, आलू का मतलब सब्जियों का, और अगर बाढ़ आएगी तो वहां की जो बिजली होगी वह भी चली जाएगी, तो उसके लिए वो मोमबत्ती और दिया सलाई मतलब माचिस की डिब्बी का भी इंतजाम करने लगे और साथ ही साथ पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर अब वो बैठ गए और अब प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना, जब सुबह हुई तो सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित होने का अर्थ होता है कि जो जो स्थान बाढ़ के जल में डूब गया हो उसे हम प्लावित कहते हैं। तो जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सुना कि जो राजभवन और मुख्यमंत्री निवास है वह बाढ़ के पानी में डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। तो लेखक ने बताया कि जब दोपहर हुई तो उन्हें सूचना मिली कि जो गोलघर जो स्थान है वह भी जल से घिर गया है, और यह जो सूचना उन्हें किसी व्यक्ति ने दी थी उसने बांग्ला भाषा में दी थी कि जानो गोलघर डूबे गे छे। इसका मतलब है कि क्या तुम्हें पता है कि जो गोलघर है वह डूब गया है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबेले पानी आ गया होगा। अब लेखक ने फरीश्वरनाथ रेणु जी ने हमें बताया है कि जब वो 5 बजे कॉफी हाउस निकले, अब चूंकि वह एक रिपोर्टर थे, वह एक लेखक थे और इन सारी घटनाओं का विवरण देते थे, इसीलिए जब वो शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले तो रिक्शा वाले ने भी उनसे हंसकर कहा है कि अब आप कहाँ जाएंगे, कॉफी हाउस में तो जो बाढ़ का पानी है वह आ गया होगा। अब लेखक ने कहा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। अब लेखक चूंकि वह एक रिपोर्टाज थे, उन्हें ये सारी चीजों घटनाओं का विवरण देना था, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो पानी कैसे घुस गया, हमें यही तो जानना है। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़, गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं। धन्य है। अब सबसे पहले हम इन सारे शब्दों का हिंदी मतलब जानेंगे। अनवरत का मतलब होता है निरंतर और लगातार। अनर्गल का मतलब होता है बेतुकी, मतलब को जो व्यक्ति बेतुकी बातें करता है उससे हम कहते हैं कभी कभी अनर्गल बातें कर रहा है।
अनगढ़ का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा जो टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है। और स्वगतोक्ति का अर्थ होता है अपने आप में ही कुछ बोलना। हमने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में ही बातें करते रहते हैं, इसीलिए उन व्यक्तियों को स्वगतोक्ति के नाम से जाना जाता है। लेखक ने कहा है कि जब वो कॉफी हाउस जा रहे थे तो उनके साथ एक उनके मित्र थे जो कि बहुत बड़े विशेषज्ञ व्याख्याता, आचार्य और कवि थे, और जो लेखक की अनर्गल बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातों से कभी बोर नहीं होते थे। अब मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। अब जितने भी लोग थे वह बाढ़ का पानी देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, इसलिए वह अपने अपने यातायात के साधनों से और कुछ लोग पैदल ही बाढ़ के पानी को देखने जा रहे थे और लोग पानी को देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब होता है उत्साह, तो एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से जो लोग बाढ़ का पानी देखने के लिए जा रहे थे और जो लोग वापस आ रहे थे तो उनके उनसे वो लोग सब एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है। तो जो भी व्यक्ति बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे वो बता रहे थे कि फ्रेजर रोड पर बाढ़ का पानी आ गया है। फ्रेजर रोड बिहार में एक स्थान का नाम है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा होगा, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। अब लेखक ने हमें बताया, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, कि किस प्रकार जो बिहार के जितने भी क्षेत्र थे, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी और बोरिंग रोड, और साथ ही साथ जो यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था और जो भट्टाचार्य रोड था, यहाँ पर भी बाढ़ का पानी आ गया है। मतलब ये जो क्षेत्र हैं ये भी बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और लोगों के मन में तरह तरह की बातें चल रही हैं कि कितना पानी आया, कितने इंच पानी आया, कहीं छाती भर पानी तो आ नहीं गया। और जो विमेंस कॉलेज के पास जो क्षेत्र है वह डुबाव पानी है, वहां पर अवश्य पानी आ रहा होगा, ये आ गया होगा या घुस गया होगा, या जो बहुत सारा पानी है उसके कारण बहुत सारे लोग डूब गए होंगे और साथ ही साथ जो कीमती सामान है वह बाढ़ के पानी में बह गया होगा। अब आगे लेखक ने बताया है कि जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। अब चूंकि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आई हुई थी तो बाढ़ के कारण जो कॉफी हाउस था अब उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी चला गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। अब लेखक ने यहाँ पर पानी का विवरण दिया है कि किस प्रकार से सड़क के एक किनारे पर जिस प्रकार से एक मोटी डोरी की शक्ल होता है उसी प्रकार से बाढ़ का जो पानी होता है उसका रंग गेरुआ, उसमें झाग और फेन में उलझा हुआ जो पानी था वह तेजी से सरकता आ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो वह अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी को भी अपने साथ बहाकर ले आती है। तो बाढ़ के बाद किस प्रकार से वह जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ जमा हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब वो सड़क के किनारे जा रहे थे वहां में उन्होंने देखा कि गेरुआ रंग का झाग फेन में उलझा हुआ पानी तेजी से अब शहर की ओर बढ़ रहा है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी वो अपने मित्र से कहते हैं कि आचार्य जी अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए वो आ रहा है मृत्यु का तरल दूत, मतलब बाढ़ का पानी यहाँ पर आ रहा है। अब लेखक ने यहाँ पर बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत इसलिए कहा है क्योंकि ये जो बाढ़ का पानी होता है वह हर वर्ष हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देता है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देता है और हमारा जितना भी खेती होती है वह पूरे तरीके से, जो अनाज होता है वह पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा हुआ है। तो इस भाग में हमने जाना कि लेखक फणीश्वरनाथ नायडू ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो बिहार की जो पटना शहर की बाढ़ आई थी तो उन्होंने इसमें हमें पटना शहर की बाढ़ का वर्णन किया हुआ है। अब हमारे यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।